दोस्तों, इस वॉइस ओवर में हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में। इसके टोटल कॉन्सेप्ट को मैंने 20 कॉन्सेप्ट में बांट रखा है, नंबरिंग 1 2 3 5 करके। इस पार्ट 1 की वीडियो में या पार्ट 1 के इस वॉइस ओवर में मैं आपको 10 कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा और अगले 10 कॉन्सेप्ट सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट का नंबर 1, पीपीई क्या है, इसकी डिफिनीशन। एस 10 कहता है पीपीई वो टेंजिबल आइटम्स हैं दैट आर हेल्ड फॉर यूज वर्ड को ध्यान दीजिएगा, यूज इन द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या रेंटल टू द अदर्स, या फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। मतलब 3 काम हो सकते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेंटल पर्पज या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। ठीक है ना। ये पहली शर्त है कि इन 3 कामों के लिए उसे हमने रखा हो। और दूसरा, एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। अगर 12 महीने से कम है तो फिर क्या बात करनी, फिर तो पीएल में चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो पीपीई के लिए पहली 2 शर्तें होनी जरूरी है, तभी वो पीपीई कहलाएगा। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें नहीं शामिल होती है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपके सामने है कि सबके ऊपर ये S2 लागू होगा, सभी पीपीई के ऊपर। लेकिन अगर कोई बायोलॉजिकल एसेट है जो किसी एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है तो उस पर नहीं वो शामिल होगा। उसका एक ही एक्सेप्शन है, बेरर प्लांट। बेरर प्लांट का मतलब होता है कि वो प्लांट जिसका इस्तेमाल हम प्रोड्यूस के लिए करते हैं, मतलब फल वल के लिए करते हैं, उसको बेचते नहीं हैं, पेड़ को नहीं बेचते, उसके फल को बेचते हैं। और जो फल 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए देता है, जैसे आम का पेड़। लेकिन मिर्च का पेड़ नहीं होगा, टमाटर का पौधा नहीं होगा, क्योंकि वो 12 महीने के अंदर ख़त्म हो जाता है। मिर्च का पेड़ हो सकता है 12 महीने से थोड़ा ज़्यादा भी चल जाए, लेकिन वो ख़त्म हो जाता है, उसका ध्यान नहीं देना। आम ले सकते हैं, लीची ले सकते हैं, है ना, ऐसी चीज़ें हम ले सकते हैं। उसको हम केला ले सकते हैं, क्योंकि वो हो सकता है 12 महीने से ज़्यादा हो, तो वो आपको वहाँ ध्यान देना है। ठीक है। अब दूसरी जो बातें हैं, वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट भी हम नहीं लेंगे। वेस्टिंग एसेट का मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो मिनरल राइट्स हैं या खान है, माइंस हैं, जितना निकाल लोगे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वेस्टिंग एसेट्स के अंदर अगर हमने कोई ट्रक इस्तेमाल किया, मशीन इस्तेमाल किया, उसके ऊपर एस लागू होगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 फिर से एक बार, बायोलॉजिकल एसेट एक्सेप्ट बेरर प्लांट के ऊपर लागू नहीं होगा, बाकी सभी पीपीई पर होगा। और वेस्टिंग एसेट पे नहीं होगा एक्सेप्ट कोई वहाँ पीपीई इस्तेमाल हो रहा हो प्रोडक्शन के लिए। ठीक, तो ये है कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कब रिकॉग्नाइज करते हैं किसी पीपीई को। तो बोला गया कि भाई पीपीई को हम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब 2 शर्तें पूरी हो। पहली एक कि भाई प्रोबेबल हो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद आइटम विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है मतलब उसके अंदर एसेट के गुण हो, कोई फ्यूचर बेनिफिट मिलने के चांसेज हो, तभी तो। और दूसरा है कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली, जो आइटम है उनकी कॉस्ट को हम मेजर कर सकते हैं, उसके पीछे कारण है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 के अंदर ही बोला गया है कि आइटम ऑफ पीपीई दैट क्वालिफाई फॉर रिकॉग्निशन शुड बी मेजर्ड एट कॉस्ट। मतलब इनिशियल रिकॉग्निशन जो होगा, पहली दफ़ा जो रिकॉग्निशन होगा, वो हमेशा किस पे होगा, वो हमेशा होगा कॉस्ट पे। इसीलिए कॉस्ट का रिलायबली मेजर होना बेहद ज़रूरी है। मैं एक बार फिर से बच्चों को दोहरा दूं, ये जो कॉन्सेप्ट 1 2 3 मैं बोल रहा हूँ, ये एएस में नहीं है। एएस में तो पैरा होता है। मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए बांट दिया है ताकि आपको याद रहे कि भाई कॉन्सेप्ट 1 के अंदर सर ने डिफिनीशन बताया है कि क्या शामिल होगा और क्या नहीं होगा। 2 के अंदर सर ने बताया है एक्सेप्शंस, और 3 के अंदर सर ने बताया कि भाई इनिशियल रिकॉग्निशन करने की शर्त क्या है और किस पे करनी है। अब आता है कॉन्सेप्ट नंबर 4 कि अगर कॉस्ट पे करनी है तो कॉस्ट का मतलब क्या है। तो देखिए उसके लिए कहा गया कॉस्ट का मतलब जो जनरल होता है, कॉस्ट में कैश या कैश इक्विवेलेंट या कोई भी आपने अदर एसेट दिया है तो उसकी फेयर वैल्यू आपको शामिल करनी है ताकि हम उसको इनिशियली रिकॉग्नाइज कर सकें। किसी और एज के अंदर अगर कुछ इनिशियल रिकॉग्निशन की बात की गई है तो वो भी, जैसे आपने अगर एज 12 पढ़ा हो तो गवर्नमेंट ग्रांट भी कई बार हम पीपीई से एडजस्ट करते हैं। और अगर आपने 16 पढ़ा हो या पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि बोरोइंग कॉस्ट भी एडजस्ट करते हैं। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है नंबर
4 के अंदर कि कॉस्ट का मतलब क्या। हालांकि बाद में बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ पीपी इंक्लूड्स या कंप्राइज नंबर 1 परचेज कॉस्ट भी शामिल होगा, कोई और कॉस्ट जो डायरेक्टली उस एसेट को अपनी करेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने में, और यहाँ ध्यान रखने की बात है, कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट सोच रहा है उस मैनर से आपको काम करने का है, तब आप उस कॉस्ट को शामिल करेंगे। और इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेल्टिंग, रिमूविंग एन आइटम, रिस्टोरिंग द साइट, मतलब अगर कोई ऐसी एसेट है जिसको बाद में आपको तोड़ना पड़ेगा और ज़मीन को समतल करना पड़ेगा और उसमें कुछ खर्च आएगा, जैसे हम मान लीजिए कहीं जाते हैं और कहीं फैक्ट्री लगाते हैं जंगल में, तो सरकार ने कहा है 15 साल आपको लगानी है, फिर उसके बाद यहाँ जो जंगल का जो आपने इन्वायरमेंट ख़राब किया है, पेड़ पौधे काटे हैं, आपको फिर से लगाना है, तो उसको भी आप शामिल करेंगे। ठीक है ना। तो ये है हमारा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4 के अंदर याद रहेगा। ठीक है ना। क्या शामिल करना है इसमें, परचेज कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वो खर्चे जो मैनेजमेंट के द्वारा इंटेंडेड यूज तक लाने में खर्च हों, और डिसमेल्टिंग के खर्चे भी शामिल करने, एक नई बात है, और डिसमेल्टिंग खर्चे प्रेजेंट वैल्यू पे शामिल करना, ये बात हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1929 के अंदर दी गई है। कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं कॉस्ट के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कि भाई अगर आपने कोई एम्प्लॉई वगैरह लगाया है ऐसे मजदूर वगैरह बनाने के लिए, तो वो हो सकता है साइट प्रिपरेशन हो सकता है, इनिशियल डिलीवरी हैंडलिंग हो सकता है, इंस्टॉलेशन हो सकता है, प्रोफेशनल फीस हो सकता है, टेस्टिंग वगैरह भी करते हैं, आपको पता ही हो, तो टेस्टिंग की चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं। और कॉस्ट कौन सी चीज़ नहीं शामिल होगी वो भी बता दिया गया कि भाई कोई नया आपने फैसिलिटी लिया है और मान लीजिए आपने नूरा फतेही को बुला लिया डांस वांस कराने के लिए, तो भैया वो नहीं होगा। आपने क्या बोलते हैं गृह प्रवेश का भोज करा दिया, वो सब नहीं होगा। लंगर लगवा दिया, वो सब चीज़ें शामिल नहीं होंगी। ठीक है ना। अच्छा, कोई नया प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस करें मार्केट में, उसके लिए इनिशियल आपने एडवर्टीजमेंट वगैरह किया, वो सब शामिल नहीं होगा। एक जगह से दूसरी लोकेशन पे आप फैक्ट्री ले जा रहे हैं या मशीनें ले जा रहे हैं, तो वो शामिल नहीं होगा, पहली दफ़ा वाला ही शामिल होगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल ओवरहेड वगैरह शामिल नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें शामिल नहीं करनी है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट बेटा एकदम फिर से ध्यान दे लीजिए सब लोग। पहले में डिफिनीशन, दूसरा क्या क्या शामिल नहीं करना है पीपीई के अंदर, तीसरा इनिशियल रिकॉग्निशन क्या होगा, और चौथा कॉस्ट क्या होगा। ठीक है ना। तो 4 बड़ी बातें हैं, बस यहीं रहने देते हैं। फिर अगले पार्ट में हम और कॉन्सेप्ट आपको लेकर आएंगे AS10 वाले। धन्यवाद। किसको मन से सुनिए, जब भी सो रहे हो आप मन से सुनिए, और सोने के बाद इसको ऑन करके रख दीजिए, अपने आप बंद हो जाएगा। 5-6 मिनट का होता है ये, और ध्यान में आपका स्मरण में रहेगा। कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उस वक्त आप सुन सकते हैं कान में लगा के अपना आईपॉड वगैरह। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कीजिए। बार बार चीज़ें जितनी आप रिवीजन करते रहेंगे, जितनी रिवीजन करते रहेंगे, चीज़ें आपकी अपनी होती रहेंगी और आपके CA के एग्जामिनेशन में, CW के एग्जामिनेशन में काम आएंगे। कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर आप कहेंगे और आपका उत्साह रहेगा तो हम लोग सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को और सभी ऑडिट स्टैंडर्ड को इस तरह से ढाल देंगे। ठीक है ना। धन्यवाद।